स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडिया के साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के कॉन्फ्लुएंस पर लोकेटेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का अपना इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। यही वजह है कि इसके डेवलपमेंट के लिए एक नई आउटलाइन तैयार की गई है, जहां गवर्नमेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के अंडर इसे डेवलप कर रहे हैं। 10 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को फास्ट इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाली पहली मैरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के मौके पर इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग देश को इन्फॉर्मेशन दी थी। तब उन्होंने कहा था कि बे ऑफ बंगाल में शिपिंग को न्यू डायमेंशंस देते हुए ग्रेट निकोबार आइलैंड में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के कंस्ट्रक्शन के प्लान पर विचार चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि आने वाले समय में अंडमान एंड निकोबार पोर्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज के बड़े सेंटर के तौर पर डेवलप होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक ब्लू इकोनॉमी, ट्रेड और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिहाज से अंडमान एंड निकोबार की खास इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसे ब्लू इकोनॉमी पोर्ट, मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब के तौर पर डेवलप किया जाएगा। दरअसल ये भारत की लीडिंग थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा कंसेप्चुअलाइज प्रोजेक्ट है। इस प्रपोज प्रोजेक्ट के तहत ऑलमोस्ट इनहैबिटेड और रिमोट आइलैंड को एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और टूरिस्ट सेंटर बनाने की तैयारी है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझेंगे, साथ ही इससे होने वाले मेजर बेनिफिट्स और इसे लेकर एनवायरमेंटलिस्ट द्वारा शो किए जा रहे वेरियस कंसर्न्स को भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन बिना किसी देरी के। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 22 जुलाई को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, गवर्नमेंट ग्रेट निकोबार आइलैंड को होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के अंडर डेवलप कर रही है, जहां लास्ट 2 सालों से ग्रेट निकोबार आइलैंड पर कई मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। 72,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट 30 ईयर्स में कंप्लीट होगा। प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पहला फेज 2021 से 2036 तक एक्सटेंड होगा, वही सेकेंड फेज 2037 से 2051 तक स्ट्रेच होगा। हालांकि कंटेनर टर्मिनल 2027 एंड 28 के अराउंड ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के 4 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ICTT का निर्माण, जिसके जरिए इस प्रोजेक्ट में आइलैंड के साउथ ईस्ट कोस्ट के गलेथिया बे में 41,000 करोड़ रुपीस के कॉस्ट से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर प्रपोज्ड ये पोर्ट काफी स्पेशल होने वाला है। इस पोर्ट की कैपेसिटी पर ईयर 16 मिलियन कंटेनर्स हैंडल करने की होगी। उम्मीद की जा रही है कि 18,000 करोड़ की कॉस्ट से 2028 तक फर्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा और फर्स्ट फेज में इस पोर्ट की 4 मिलियन कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी हो जाएगी। ये पोर्ट इंडियन नेवी द्वारा कंट्रोल्ड होगा। प्रोजेक्ट का दूसरा कंपोनेंट है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण, जिसके तहत ग्रेट निकोबार आइलैंड पर एक नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। प्रपोज्ड ग्रेट निकोबार आइलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी GNIIA को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर डेवलप किया जाएगा। इसकी एयर स्ट्रिप को पीक आवर में 4000 पैसेंजर कैपेसिटी वाले ऑल वेदर कंडीशन में एयरबस A380 टाइप एयरक्राफ्ट ऑपरेशन करने के लिए डेवलप किया जाएगा। ये एयरपोर्ट डुअल फंक्शंस यानी मिलिट्री सिविलियन दोनों के लिए यूज होगा, जिससे इस रीजन में टूरिज्म को भी बूस्ट मिले और वॉर टाइम सिचुएशन में सिक्योरिटी भी मिले। प्रोजेक्ट का तीसरा कंपोनेंट है टाउनशिप डेवलपमेंट, जिसके तहत
एक नया टाउनशिप डेवलप किया जाएगा जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। टाउनशिप प्रोजेक्ट में एक मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट एरिया शामिल है जो न्यू सिटी के फिजिकल फ्रेमवर्क को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को लिंक करेगा। ये कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल जोन से बना होगा, लेकिन लैंड का एक मेजर चंक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज के लिए अलग से रखा जाएगा। वहीं प्रोजेक्ट का चौथा और आखिरी कंपोनेंट है एक पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन, जहां इस प्रोजेक्ट के तहत ग्रेट निकोबार आइलैंड पर 16,610 हेक्टेयर में एक पावर प्लांट स्टैब्लिश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये सोलर एंड गैस बेस्ड पावर प्लांट होगा। वहीं इसमें कुछ डीजल जनरेटिंग स्टेशंस भी होंगे। डीजल जेनसेट्स डेवलपमेंट के इनिशियल फेज में यूज होगा, जिससे टोटल डिमांड यानी 450 MVA की 15% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, जबकि करीब 10% इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन सोलर पैनल्स के थ्रू और बाकी गैस के थ्रू प्रोड्यूस होगी। इस पावर प्लांट में नई सिटी के लिए सफिशिएंट इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस करने की क्षमता होगी। इस तरह ये चारों इंटरलिंक प्रोजेक्ट नई सिटी और होलिस्टिक मास्टर प्लान का कोर फॉर्म करती हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को ANIIDC यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अर्ली 2021 में नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड इस टाइटल से एक विजन डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किया था, जिसमें ग्रेट निकोबार आइलैंड के साथ लिटिल अंडमान को डेवलप करने का प्रपोजल था। डॉक्यूमेंट में कहा गया था कि देश की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट के लिए इन आइलैंड के डेवलपमेंट के साथ इनकी रिच बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने और ओरिजिनल ट्राइबल ग्रुप्स का प्रोटेक्शन जरूरी है। उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इस प्लान के 4 ऑब्जेक्टिव थे। नंबर 1, 2 नए ग्रीनफील्ड कोस्टल सिटीज क्रिएट करना। नंबर 2, सिटीज को फ्री ट्रेड जोन्स के तौर पर डेवलप करना। नंबर 3, 2 सिटीज को हांगकांग, सिंगापुर और दुबई जैसी ग्लोबल सिटीज के साथ कॉम्पिटिटिव बनाना। और नंबर 4, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन और आइलैंड के नेचुरल फीचर्स को विजिटर के सामने यूनिक वे में प्रेजेंट करना। इसके बाद हरियाणा बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म AECOME को नीति आयोग की तरफ से हायर किया गया, जिसने मार्च 2021 में प्री फीजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर की। AECOME ने प्रोजेक्ट के लिए साइट्स को आइडेंटिफाई किया और सदर्न कोस्ट पर आइलैंड के डेवलपमेंट की प्लानिंग की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू रिलेटिवली लोअर सोशल और एनवायरमेंटल कॉस्ट पर ग्रेटर सोशो इकोनॉमिक वैल्यू डिलीवर की जा सकती है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट की गई एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी EAC ने 25 मई 2021 को अंडरलाइन किया कि प्रपोज लोकेशंस को प्रोजेक्ट की प्राइमरीली टेक्निकल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर ही सेलेक्ट किया गया है। इसमें एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को वेटेज नहीं दिया गया है। लेकिन रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ग्रेट निकोबार आइलैंड पर ₹72,000 करोड़ की एम्बिशियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दी है, जिसके बाद इस डेवलपमेंटल काम के लिए बिड्स इनवाइट की गई हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट को डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी और सिविल पर्पसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ग्रेट निकोबार का एंटायर आइलैंड 1,03,870 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। इसमें 60% एरिया पर इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। ग्रेट निकोबार आइलैंड पर एम्बिशियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कई बेनिफिट्स हैं। प्रोजेक्ट का मेन एम कोस्टल टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस, कोस्टल रेगुलेशन जोन और कॉमर्स और इंडस्ट्रीज डेवलप करना है। तो आइए इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ मेजर बेनिफिट्स को समझने का प्रयास करते हैं। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड में प्रपोज्ड पोर्ट सिंगापुर, क्लांग और कोलंबो जैसे एग्जिस्टिंग ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के साथ इंटरनेशनल ट्रेड रूट पर लोकेटेड है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पोर्ट वर्ल्ड में ट्रेड रूट से 40 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस पर लोकेटेड है, जहां इसकी नेचुरल डेप्थ 20 मीटर है। गवर्नमेंट की कोशिश है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू बे ऑफ बंगाल में सिंगापुर जैसी पोर्ट सिटी बनाई जाए। पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल के मुताबिक ये प्रोजेक्ट इंडिया को एक सेल्फ रिलायंट नेशन बनने में एक मेजर माइलस्टोन साबित होगा और ये देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगा। मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्रेजेंट सिचुएशन में करीब 75% इंडिया का ट्रांसशिप्ड कार्गो की हैंडलिंग इंडिया के बाहर के पोर्ट से होती है। कोलंबो, सिंगापुर और कलांग जैसे पोर्ट्स इंडिया के शिपमेंट का 85% हैंडल करते हैं। इसमें से 45% कार्गो की हैंडलिंग तो सिर्फ कोलंबो पोर्ट से होती है। ऐसे में ट्रांसशिपमेंट कार्गो से इंडिया के पोर्ट्स $200 to $300 मिलियन एनुअली सेव कर सकते हैं। साथ ही गैलेथिया बे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट डेवलप होने से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सेव करने में सिग्निफिकेंटली हेल्प होगी और भारत के दूसरे पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी इंक्रीज होगी।
दोस्तों इकोनॉमिक हब के साथ साथ ग्रेट निकोबार आइलैंड एक मिलिट्री वैंटेज पॉइंट के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है। चाइना स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू ट्रेड करता है। ऐसे में ग्रेट निकोबार आइलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। ग्रेट निकोबार आइलैंड इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के टिप से बेयरली 90 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है और ये स्टेट ऑफ मलक्का के वेस्टर्न एंट्रेंस के काफी क्लोज है। गल्फ से ऑयल ले जाने वाले या वेस्ट में गुड्स एक्सपोर्ट करने वाले चाइनीज शिप्स स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू ही पास होते हैं। ऐसे में ग्रेट निकोबार आइलैंड पर मिलिट्री एसेट्स रखने, वॉरशिप्स को डॉक करने और मिसाइल्स के इंस्टॉलेशन से इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। ये चाइना के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा। यदि उसने लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में अपनी सीमाएं लांघी तो हम मलक्का स्ट्रेट में उसके इकोनॉमिक लाइफलाइन को ब्लॉक करने से पीछे नहीं हटेंगे, या फिर अगर वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसे मेथड से इंडिया को घेरने की कोशिश करता है तो हम उसके सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापारिक मार्ग को बंद कर देंगे। वहीं इस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिलिट्री सिविलियन फंक्शंस के लिए होगा, यानी इसका डुअल यूज होगा, जो कि पीस टाइम में देश के दूसरे राज्यों को इस खूबसूरत आइलैंड से जोड़ने और वॉर टाइम्स में मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को कम समय में इस एरिया में डिप्लॉय करने का काम करेगा। वैसे फिलहाल इस आइलैंड पर इंडिया का एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड यानी अंडमान एंड निकोबार कमांड मौजूद है। गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2017 में फॉर्मर इंडियन नेवी चीफ एडमिरल डीके जोशी को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट कर इस बात के संकेत दिए थे कि अंडमान एंड निकोबार कमांड की स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथनिंग का काम तेजी पर है। दोस्तों ग्रेट निकोबार आइलैंड के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जिन 4 कंपोनेंट्स पर काम हो रहा है उनमें एक पावर प्लांट भी बनाया जाना है। इस पावर प्लांट के बनने से 24/7 अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा सकेगी। वहीं ये पावर प्लांट इस आइलैंड पर बनने वाले न्यू टाउनशिप के लिए फ्यूचर की जनरेशन डिमांड को इंश्योर करेगा। गवर्नमेंट की तरफ से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड को कंप्लीटली ग्रीन एनर्जी सेक्टर बनाने के लिए कई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। पिछले साल 31 मार्च को इंडिया ने जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी JICA के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन किया था। इस डील के तहत जापान अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पावर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए $13 करोड़ से ज्यादा की मदद करेगा, ताकि फ्यूचर के लिए पूरे आइलैंड को एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट बनाया जा सके। ग्रेट निकोबार आइलैंड पर चल रहे होलिस्टिक डेवलपमेंट से यहाँ के लोगों को सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। पोर्ट, एयरपोर्ट और पावर प्लांट बनने से रीजन में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिससे लोकल लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी। टाउनशिप के डेवलपमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव से टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन और ई गवर्नेंस जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सकेंगी। वहीं इस रीजन में टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने में हेल्प होगी, जिससे इनकम जनरेशन में बढ़ोतरी होगी। ओवरऑल कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट हेल्थ सर्विसेज, क्वालिटी एजुकेशन और एडिक्वेट एयर, सी और वेब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अफोर्डेबल मॉडर्न फैसिलिटीज क्रिएट करेगा। ग्रेट निकोबार अपनी रिच डाइवर्सिटी के लिए फेमस है, इसलिए एनवायरमेंटल और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट यानी EIA रिपोर्ट में सेवरल लैप्सेस को पॉइंट आउट किया है। इन्होंने वाइल्ड लाइफ और ट्राइबल पीपल के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग कंसर्न्स एक्सप्रेस करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट से 1761 लोकल पॉपुलेशन इफेक्ट होंगी, जिसमें शोम्पेन और निकोबारी कम्युनिटी शामिल हैं। साथ ही इनका मानना है कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी और रीजन में मौजूद कई रेयर फौना एंड फ्लोरा को नुकसान पहुंचने की पॉसिबिलिटी है, खासकर लेदरबैक सी टर्टल, निकोबार मेगापोड, निकोबार मकाऊ और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जैसे रेयर स्पीसीज को काफी नुकसान होगा। माना जा रहा है कि मेगापोड के 51 एक्टिव नेस्ट साइट्स में से 30 परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जबकि इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि टर्मिनल प्रोजेक्ट से पॉल्यूशन बढ़ेगा, कोस्टल सर्फेसेस ड्रिफ्ट होंगी, शिपरेक्स, कोलिजन्स विद शिप्स, कोस्टल कंस्ट्रक्शन और ऑयल स्पिल से टर्टल्स इफेक्ट होंगे। साथ ही इनका मानना है कि ये प्रोजेक्ट रीजन की डेमोग्राफी को हमेशा के लिए चेंज कर देगा। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हाई रिस्क सीस्मिक जोन 5 कैटेगरी में आता है, जो कि सीरियस इशू है। 2004 में इस रीजन में 9.3 रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक आया था, जिसके बाद सुनामी आई, जिससे रीजन में मेजर डैमेजेस हुए थे। वहीं जनवरी 2022 में प्रोजेक्ट की पब्लिक हियरिंग प्रोसेस के समय जमशेदजी टाटा स्कूल ऑफ डिजास्टर स्टडीज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में प्रोफेसर और डीन जानकी अंधारिया ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा था कि प्रपोज्ड कंटेनर टर्मिनल ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहां हर साल 44 अर्थक्वेक्स आते हैं। ऐसे में उन्होंने कंसर्न शो करते हुए इस प्रोजेक्ट पर रिकंसिडर करने की बात कही थी। वहीं 87 फॉर्मर सिविल सर्वेंट के ग्रुप ने ग्रेट निकोबार आइलैंड के इस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट बताते हुए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को एक लेटर लिखकर अपील की है कि वो गवर्नमेंट को इमीडिएटली इस प्रोजेक्ट को रोकने की सलाह दे।
साथ ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोटेक्शन ऑफ एबऑरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंडर इस रीजन में ऑथराइज पर्सन के अलावा सभी लोगों की एंट्री पर रोक है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट से कई सारी चीजें अफेक्टेड होंगी जिन पर एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने कंसर्न एक्सप्रेस किए हैं। लेकिन इन तमाम कंसर्न्स और अप्रीहेंशंस के बावजूद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने सर्टेन कंडीशन के साथ एनवायरमेंट और कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी CRZ को अप्रूव कर दिया है। साथ ही 13,075 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड के डाइवर्जन की इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी दे दी है, जिसमें कॉम्पनसेंट्री एफॉरेस्टेशन हरियाणा में किया जाएगा। यूनियन फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से प्रोजेक्ट के लिए ग्रेट निकोबार आइलैंड के लश और प्रिस्टीन रेन फॉरेस्ट का एक हिस्सा देने के अप्रूवल के बाद अब प्रोजेक्ट के लिए 8.5 लाख पेड़ कट किए जाएंगे। साथ ही 12 से 20 हेक्टेयर में फैले मैंग्रोव कवर और वैल्यूएबल कोरल रीफ्स भी इफेक्ट होंगी। हालांकि इन्हें ट्रांसलोकेट करने की बात की गई है। साथ ही 3 मेजर इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज ने प्रोजेक्ट से होने वाले नुकसान को एसेस करते हुए इसे कम करने के लिए अपनी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को हैंडओवर कर दी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि यदि स्ट्रिक्ट अटेंशन दिया जाए और एहतियात बरती जाए तो प्रोजेक्ट से ग्रेट निकोबार आइलैंड में फ्लोरा और फौना को हार्म नहीं होगा। वहीं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग लेदरबैक टर्टल को सेव करने पर ज्यादा अटेंशन देनी होगी, क्योंकि ये टर्टल एक जगह पर नहीं रुकते, इसीलिए इन्हें GNI पर दूसरे सूटेबल प्लेसेस पर भेजा जा सकता है जहां वो अपने नेस्ट बना सकें। साथ ही इन टर्टल्स पर इन डेप्थ स्टडी और स्पेसिफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग रेस्क्यू मेजर्स करने होंगे। इसके अलावा सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री सिकॉन ने नुकसान को रिड्यूस करने के लिए 10 ईयर्स में ऑल मेजर्स इंप्लीमेंट करने को कहा है। इन सभी एजेंसीज के अलावा अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने भी मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्लान किया है। साथ ही 10 हेक्टेयर्स में फैली कोरल रीफ्स की 20,668 कॉलोनीज में से 16,150 कॉलोनीज को ट्रांसलोकेट करने की बात कही गई है। उधर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की कमेटी ने भी कहा है कि सभी पेड़ एक साथ ना काटे जाएं, बल्कि फेज्ड मैनर में काटे जाएं और इसकी एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाए। उन ट्रीज की जियो टैगिंग की जाए जहां रेयर स्पीसीज के नेस्ट हैं। इस काम के लिए सिकॉन की हेल्प ली जाए और इन ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाए। साथ ही प्रोजेक्ट से होने वाले पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी और वेलफेयर पर पड़ने वाले इम्पैक्ट्स और लोकल ट्राइब्स के लाइफस्टाइल में आने वाले चेंजेस के लिए 3 इंडिपेंडेंट कमिटीज फॉर्म की जाएंगी। इन सब के अलावा 8 लोकेशंस पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाए जाएं जो ईस्टर्न साइड में फॉरेस्ट और सी कोस्ट को कनेक्ट करेंगे और वाइल्ड एनिमल्स के मूवमेंट के लिए अंडरग्राउंड कॉरिडोर्स और कैनोपी क्रॉसिंग्स भी बनाए जाएं। GNI में देश विदेश से आए लोगों से लोकल ट्राइब्स में डिजीज स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए 6 मंथ की मॉनिटरिंग के लिए आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल मेडिकल यूनिट बनाए जहां मेडिसिन और क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट्स डिप्लॉय होंगे। दोस्तों, नो डाउट ग्रेट निकोबार आइलैंड में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के एंटायर रीजन में डेवलपमेंट इंश्योर होगा। वहीं इससे रीजन में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और भी इंक्रीज होगी। इससे सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट बढ़ेगा। ये एफर्ट इंडिया के लिए पॉजिटिव फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस देगा। बस जरूरी ये है कि डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट को लेकर एक्सप्रेस किए जा रहे कंसर्न्स पर भी ध्यान दिया जाए। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट has multi-layer economic, social, strategic and energy sufficiency significance for the whole island. Also mention the environmental concerns related to the same. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।